अगर आवश्यकता पड़ी तो हिंदू बांग्लादेश भी बनेगा और मुस्लिम बांग्लादेश भी बनेगा, बनना पड़ेगा। हिंदुओं को तंग करने से बांग्लादेश को, यूनुस सरकार को चैन नहीं लेने देंगे। देश में रोहिंग्या अगर हैं, बांग्लादेशी मुसलमान अगर हैं, तो किसने रोक रखा है भारतीय जनता पार्टी को? गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास है। अभिषेक जी, विवाद सर को मौका दिया जाए सर। विद्वान अधिवक्ता रहे। हम वन रैंक, एक सेकंड, वन रैंक वन पेंशन, तो अभी तो एक लीडर एक नेशन चल ही रहा है। जो मन में आता है मोदी जी को वो करते जा रहे हैं। नोटबंदी कर दो, कौन मंत्री है? विदेश मंत्री, विदेश इन्हीं को जाना है। रेल मंत्री का झंडा इन्हीं को दिखाना है। कौन मंत्री है? यही दो आदमी है। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज के इस खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त आज इस डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, उसमें हमारे साथ अभी मौजूद है हमारे साथ श्री राम प्रकाश महतो, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार से, अभी वर्तमान में आरजेडी के साथ है। विभाष चंद्र चौधरी सर हैं हमारे साथ, जो बरारी से पूर्व विधायक हैं और भाजपा से हैं वो। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आदित्य पासवान, जो प्रदेश अध्यक्ष है यंग ब्रिगेड सेवा दल कांग्रेस के, और साथ ही एक नए युवा चेहरा है रवि नारायण सिंह, बांकेपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी, जो हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, बिहार में जो मुझे लग रहा है कि वो आ गए हैं, तो मैं उनको भी ऐड कर लेता हूं। आदित्य जी, आपका स्वागत है इस प्रश्न पत्र बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के इस खास कार्यक्रम। कोई नहीं सर, डिले के लिए माय अपॉलॉजीज। नेताओं का लेट होना तो सर कोई वो अरे नहीं, आपका आदेश हो और हम समय पे नहीं हो, ये पहली बार ऐसा। तो सर हमारे साथ मौजूद है, मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं। हमारे साथ मौजूद है आरजेडी से श्री राम प्रकाश महतो जी, जो पूर्व में बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। हमारे साथ विभाष चौधरी सर हैं मौजूद, जो बरारी से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं भाजपा से। हमारे साथ आदित्य पासवान जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यंग ब्रिगेड सेवा दल कांग्रेस से, और हमारे साथ एक नए चेहरा जुड़ेंगे रवि नारायण सिंह, बांकेपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी है। 2025 चुनाव के लिए वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के इस खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र में। बिहार में जो स्थिति है अभी फिलहाल राजनीति की, बहुत सारी बातें चल रही है। बीपीएससी की भी बात चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बात चल रही है, फिर बिहार में बदलाव की बयार दिख रही है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आप लोगों को मैंने आमंत्रण किया है इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहला सवाल मेरा जो रहेगा विभाष चौधरी सर से है कि वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध क्यों हो रहा है सर? जब बात आती है वन नेशन वन पेंशन स्कीम जो होती है उसको लेकर, फिर आती है बात वन नेशन वन एजुकेशन, तो अब जो है इसको लेकर वन नेशन वन इलेक्शन, चूंकि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात आती है तो उसमें खर्चे जो है वो कम होंगे, जो दिख रहा है ऊपर। तो इसको लेकर विरोध क्यों है? ये सिर्फ सियासत है, विरोध करना विरोधियों का काम है। फुर्सत के क्षण में कुछ विरोध करना है, इस दृष्टि से ये लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आजादी के बाद जब चुनाव प्रारंभ हुआ 1952 में, 1967 तक पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ होता रहा और कहीं कोई दिक्कत नहीं। 3 चुनाव तो एक साथ हुए हैं पूरे देश में, राज्यों के अंदर भी और केंद्र में भी। लेकिन 67 के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, तो उनके मनोनुकूल राज्य सरकारें जब नहीं थीं, उस दृष्टि से उन्होंने कई राज्य सरकारों को भंग किया। उसमें राष्ट्रपति शासन लगा और बहुत सारे जगह उन्होंने अपने लाभ के लिए, अपने बचाव के लिए भंग किया, और कालांतर में वो आगे चल करके भी करती रही। उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
पहले भी होता रहा है, आज भी होता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज के दिन में जिस प्रकार से साइंस जितना डेवलप किया है और इस डेवलपिंग युग में बहुत सारी सुविधाएं जो पहले नहीं थी, जहां हाथ से काम होता था आज कंप्यूटर से काम होता है, काम की गति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और उस दृष्टि से आज के दिन मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन ही सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, देश को बहुत लाभ होने वाला है और आर्थिक जो नुकसान हो रहा है उसका भी बचत होगा। साथ साथ जो डेवलपमेंट का काम समय समय पर रुकता रहा है, जब राज्य में चुनाव आते रहे हैं, चाहे तो किसी भी स्टेट का चुनाव हो, तो जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत जो डेवलपमेंट का काम है, जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो काम में बंद हो जाती है, जिस कारण से देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी देश को बनाने के लिए, चूंकि आज हम देश तीसरा शक्ति आज हम बन चुके हैं और हमें पहली तीसरा शक्ति बनना है, पांचवी शक्ति बन चुके हैं, उस दृष्टि से बहुत आवश्यक है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। सर, मैं यहीं से क्वेश्चन को फिर रूट करता हूं। हमारे साथ जो राम प्रकाश महतो सर हैं, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, क्यों विरोध हो रहा है सर? सर कह रहे हैं कि डेवलपमेंट की बात हो रही है, खर्चे रुकेंगे, उन पैसों से फिर विकास किया जाएगा। आप क्या कहते हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? हाँ, मेरी आवाज असल जी जी अभिषेक जी, हाँ जी 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 देखिए, विभास जी 1952 से 67 की बात कर रहे थे, अभी कर रहे थे विभास जी। हम लोगों में उम्र में ज्यादा का फर्क नहीं है जी जी, लेकिन आप बताइए कि 67 के तक तो कांग्रेस का ही राज था। चूंकि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का बड़ा योगदान था, बाकी दल विभास जी की पार्टी और विभास जी के पार्टी से जुड़े लोग का आता पता नहीं था। ये लोग आजादी की लड़ाई का और स्वाधीनता संग्राम का और अंग्रेजी गुलामी का विरोध नहीं किया था। इन लोगों को अंग्रेजी शासन पसंद था, पार्टी भी नहीं थी, कांग्रेस ही केवल थी, तो उसका लाभ उनको मिला। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस की नीतियों में भी कुछ विरोध होना शुरू हुआ, जब समाजवादी विचारधारा के लोग आए और कहा कि नहीं, वेतन के में 1 से 10 से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, गरीब और गरीबी होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, तो आर्थिक नीतियों पर, समाज कल्याण के नाम पर, सबकी शिक्षा एक समान हो उस नाम पर दाम बांधो कई सवाल जी। तुम उसको भीम को फोन करके बताओ कि विचारधारा आया तो लोग विरोध करने लगे। और तब याद कीजिए 9 राज्यों में संविधान की सरकारें बनी थी 1967 में, देश के 9 राज्यों में। उसमें इनका जनसंघ भी तब तक हो गया था, पार्टी आ गई थी। ये भी कांग्रेस के विरोध में संविधान सरकार का हिस्सा थे। कटिहार में भी जनसंघ पार्टी से माननीय अब तो स्वर्गीय अधिकारी जी एमएलए बने थे। तो जब विचारधारा में अंतर होगा, जब नीतियों में खोट होगी, लोगों का मास का कल्याण नहीं होगा, तो सरकारें जो है वो गिरेगी ही। लोगों को मौका रहा। अभी 11 साल में माननीय विभास बाबू अधिवक्ता भी रहे, विद्वान अधिवक्ता रहे हैं, इनको जरूर इनसे पूछिएगा बाद में कि जब चुनाव में क्या क्या वादा बीजेपी करती रही है और किसी वादे पर ही वोट नहीं मांगते हैं। 5 साल बीत गया, दूसरा 5 साल बीत गया, 1 साल अभी बीतने वाला है, 25 में हम आने वाले हैं। तो जब वोट मांगने जाते हैं तो अपनी उपलब्धियों पर ना वोट मांगे। तब हिंदू धर्म बीच में आ जाता है, धर्म और मजहब के नाम पर, घृणा और नफरत के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर किन किन सवालों को छेड़ देते हैं।
अब एक रहोगे नेक रहोगे और क्या क्या पूरा देश, अब पूरा देश का पढ़ा लिखा युवक देख रहा है, नौजवान देख रहा है, यहाँ पेपर लीक है, कोई रोजी रोटी नहीं है, केवल हिंदू का नाम पर बंद। अरे आप लाखों लाख दिया जल रहा है, दीपक जल रहा है अयोध्या में, आप रोजी रोटी दीजिए ना, नौकरी दीजिए ना नौजवानों के, सबके घर में दिया जलेगा। सबके घर में शंकर भगवान, बजरंगबली, काली माँ, दुर्गा माँ की पूजा, विभास चौधरी सर को इसमें इन्वॉल्व करूंगा अब। सर विभास चौधरी सर को एक बार फिर से बोलूंगा। सर ये जो कह रहे हैं कि काम के आधार पर वोट क्यों नहीं मांगती है बीजेपी? कि हम 11 साल में इतना लोगों को रोजगार दे दिए, जो वादा किया था हम सब का सवाल लेके चलते हैं विभास चौधरी सर के पास। सर किसान की आमदनी दुगुनी कर देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 15-20 लाख ऐसे काम इनको करना नहीं है। इनको हिंदू मुसलमान धर्म और मजहब के नाम पर। सर थोड़ा इसको जल्दी खत्म करते हैं और विभास सर के पास चलते हैं। सर कह रहे हैं कि भाजपा जो है धर्म के नाम पर वोट मांगती है, कर्म के नाम पर वोट का अपने जब जो उन्होंने अपने मुद्दे जो रखे थे चुनाव के वक्त उन पे वोट नहीं मांग रही है। वन नेशन वन पेंशन का देखिए, ये रामप्रकाश बाबू जो बात बोल रहे हैं, ये हर विरोधी का काम है कि टॉपिक पर ना बात करके टॉपिक से बाहर की बात को ले आना और डिबेट को जो है ना डिस्टर्ब करना, या डिबेट के मूड को चेंज कर देना। और उस प्रक्रिया में रामप्रकाश बाबू इस बात को बोल रहे हैं। मेरा वन नेशन वन इलेक्शन टॉपिक है और इस पर बात करनी चाहिए कि कहां चले गए चुनाव की बात। फिर भी सवाल है कि मान लेते हैं अगर विरोधी आपके सवाल कर रहे हैं कि आप धर्म के नाम पे मैं जवाब दे रहा हूं। अभिषेक जी, विवाद सर को मौका दिया जाए। विद्वान सर को मौका दिया जाए। हम वन रैंक वन पेंशन तो अभी तो एक लीडर एक नेशन चल ही रहा है। जो मन में आता है मोदी जी को वो करते जा रहे हैं। नोटबंदी कर दो, ये किसान का आंदोलन, किसान के खिलाफ, किसान के विरुद्ध जो मंत्रिमंडल नहीं है देश में, और भी गेस्ट है, 2 ही आदमी चल रहा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। देखिए विभास सर जी, नरेंद्र मोदी अमित शाह ने देश को बनाने का काम किया है और रामप्रकाश बाबू जो कटिहार के विधायक रहे हैं, मैं भी कटिहार जिला का ही रहने वाला हूं और इनको भी पता है, मुझे भी पता है, ये भी चुनाव लड़ते हैं, मैं भी चुनाव लड़ता हूं। और चुनाव में जो वादे करते हैं, इन्होंने भी जो वादा किया होगा अपने समय में क्षेत्र की जनता से, उसमें कितने वादे इनको सफलता मिली ये समझेंगे। मैं कितना किया मैं तो जान रहा हूं, मैं अपने को जान रहा हूं। लेकिन जहां विभास सर मैं थोड़ा आदित्य पासवान सर के पास जाता हूं। देश का सवाल है जी आदित्य सर, जैसे वन रैंक वन पेंशन वाली बात हुई, आपने उनको भी सुना, आपने आरजेडी के जो है रामप्रकाश महतो सर उनको भी सुना। वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आपकी पार्टी किस नजरिए से देखती है? क्योंकि मैं देख रहा हूं बिहार में बहुत जगहों पर आरजेडी कांग्रेस तो है गठबंधन में, लेकिन मतभेद हो रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आप इनके साथ हैं क्या? नहीं अभिषेक जी, गठबंधन में जब अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं तो वो मतभेद होता है आपस में। घर में 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती हैं, तो वो कोई बात नहीं। आप मानते हैं कि बिहार में मतभेद हो रहा है? नहीं, वो देखिए, वो ये सब चलते रहता है। ये कोई आप अपने यू डोंट ट्राई टू पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। वो ऐसा मत कीजिए प्लीज। जी डोंट डू इट। हाँ, तो अभी वन नेशन वन इलेक्शन पे हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद बीजेपी बैच की मैं करूंगा और विभास जी से कुछ प्रश्न करूंगा, तो मैं चाहूंगा कि वो जवाब दें। देखिए, वन नेशन विभास जी ने जो कुछ पॉइंट्स दिए कि 1952 से 1967 तक की चर्चा की, तो नाउ द कंप्लीट डेमोग्राफिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री हैज चेंज्ड। भौगोलिक व्यवस्था बदल चुकी है। पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। कंट्री की पॉपुलेशन जो है, इट इज मोर देन 140 करोड़। तो बहुत बड़ी कंट्री है। वी आर अ वेरी बिग कंट्री और फेडरल स्टेट हम लोग हैं।
तो और ये मैं विभाग से पूछना चाहूंगा कि जो मैंने जो पढ़ा है जितना भी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, तो उसमें है कि निकाय चुनाव उसमें उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो पहला ये चीज है कि वन नेशन वन इलेक्शन फिर ये हुआ नहीं, क्योंकि पंचायती राज जो व्यवस्था है उसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है गाँव के विकास के लिए। बिल्कुल पड़ता है, जो रूरल डेवलपमेंट होता है, रूट लेवल पे जो लोग हैं उसी से लाभान्वित होते हैं जी। तो वन नेशन वन इलेक्शन फिर ये मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी तो वो हुआ नहीं। प्लस फेडरल स्टेट हम हैं, फेडरल स्ट्रक्चर जो है कोई भी पार्टी रहे, बीट बीजेपी बीट कांग्रेस या कोई भी रहे, तो वहां पे अगर कोई फॉल्स नैरेटिव सेट करता है, तो बीजेपी इज वेरी स्मार्ट इन डूइंग दिस। वो अभी देख रहे हैं कैसे आपको फॉल्स नैरेटिव सेट करके दो चुनाव, तीसरा चुनाव भी जीत लिया उन्होंने। तो अगर वो फॉल्स नैरेटिव सेट करता है तो नहीं, मैं इसमें टोकूंगा सर, आदित्य सर इसमें टोकूंगा। आपने कहा फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं और फॉल्स तरीके से चुनाव जीत गए, फिर झारखंड के इलेक्शन को फॉल्स कहेंगे या किसको क्या कहेंगे इसको? महाराष्ट्र में आप कहते हैं कि महाराष्ट्र में आपने चुनाव जीत लिया फॉल्स तरीके से, फिर अगर बात करें झारखंड का, तो झारखंड में फिर क्यों फॉल्स क्यों नहीं कहते आप? नहीं, आप अभी लोकसभा चुनाव की चर्चा कर रहे हैं या विधानसभा की? आप एक देश, मैं कोई भी इलेक्शन ले लेता हूं, इलेक्शन तो ईवीएम मशीन से हो रही है ना सर। तो महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो फॉल्स नहीं होता, जब झारखंड में इलेक्शन होते हैं तो फॉल्स, सॉरी बात को फिर से रिपीट करूंगा, महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो फॉल्स हो जाता है, झारखंड में चुनाव होते हैं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जीत के आ जाती है, जेएमएम की सरकार बनती है, तब वो फॉल्स नहीं होता। ऐसा क्यों? जब आपकी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, मैं बोलूं इस पे अब? बिल्कुल, पहला तो है कि हम देश के चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं। जब हम स्थानीय चुनाव, प्रदेश के चुनाव की चर्चा करते हैं तो वहां उसके मुद्दे अपने अलग होते हैं, उसकी निटी-ग्रिटीज और इंटीग्रिटीज में हम लोग नहीं जाए तो वही बेहतर होगा, फिर वो विषयांतर हो जाएगा हमारे डिबेट का। हम लोग पूरे देश की चर्चा कर रहे हैं और देश में कैसे भारतीय जनता पार्टी धर्म का इस्तेमाल करके नैरेटिव बनाने की प्रयास करती है, ये सभी देख रहे हैं। तो वो मैं वही कर रहा हूं ना कि सिर्फ बीजेपी का नहीं बोल रहा हूं, वन नेशन वन इलेक्शन में कोई भी पार्टी ऐसा कर सकती है, तो वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसे हार्म पहुंच सकता है। एंड बीजेपी इज वेरी स्मार्ट इन डूइंग इट। जब से एडवेंट हुआ है, द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, तो बीजेपी ने बखूबी उसका इस्तेमाल करना उसको चालू किया, बहुत स्मार्टली इस्तेमाल करती है। तो आज देखिए देश का क्या हाल है। अब हम लोग बीजेपी बैशिंग पे अगर आएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। खासकर बिहार में जो आपने वादे किए और बिहार की स्थिति जो पिछले 19 वर्षों में है, मतलब बहुत सॉरी स्टेट है बिहार का। आप हर एस्पेक्ट में देखिए, आज करीब 3.5-4 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, लेकिन उसमें मैक्सिमम लोग बाहर से आके बाहर के बच्चे जो हैं वो उनका उसमें एम्प्लॉयमेंट हो गया। ये सही है, ठीक है, कोई भी स्टेट में कहीं भी जाके कर सकता है, लेकिन हर स्टेट की अपनी डोमिसाइल नीति होती है, जो कि डोमिसाइल नीति यहाँ पे नहीं है। उसके कारण बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है और यहाँ के बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अभी देखिए साल दर साल किस तरह से पेपर लीक्स हो रहे हैं, कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हो रही है, तो बिहार बार बार शर्मसार हो रहा है। अभी आज भी देखिए गर्दनी बाग में बच्चे बैठे हुए हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। बिहार में आज अनुसूचित जाति जनजाति के लगातार उत्पीड़न, शोषण, हत्या, बलात्कार लगातार हो रहा है और सरकार जो है बिल्कुल मूक दर्शक बनी है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल किंग करते हुए मूड होकर के इसका तमाशा देख रहे हैं और रोज हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर सरकार स्ट्रांग एक्शन ले तो मैं विभास सर के पास अब जाऊंगा, बीच में ही आपको सर रोकूंगा थोड़ा। विभास सर, ये जो कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में पंचायती राज को आपने शामिल नहीं किया, जिला परिषद के भी चुनाव है, पैक्स चुनाव है, आपको क्या लगता है कि संभव है वन नेशन वन इलेक्शन? बिल्कुल संभव है आशुतोष जी, क्योंकि जो सर जो आदित्य जी कह रहे हैं कि जो इलेक्शंस है, जी मैं उस विषय पर आ जाता हूँ। देश में लोकसभा, मुझे एक बात, मुझे लेट मी कंप्लीट थोड़ा सा। हाँ, मैं विभास सर को एक बार बोलने के लिए मौका देता हूँ सर। जी विभास सर। लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ अगर हो जाता है जी, तो पूरे देश में एक साथ चुनाव हो जाने से एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद चुनाव बहुत सारे हैं, ग्राम पंचायतों का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, नगर पंचायत का चुनाव है, नगर परिषद का चुनाव है और भी कई प्रकार के चुनाव होते हैं, पैक्स का चुनाव है, वगैरह वगैरह बहुत सारे चुनाव है। वो चुनाव उतना इफेक्ट नहीं करेगा
और उस चुनाव को भी शामिल किया जा सकता है। ये तो अभी प्रैक्टिकली अगर हम सफल हो जाते हैं लोकसभा और विधानसभा, क्योंकि 67 के बाद पहली बार ये चुनाव 2029 में होगा, अगर हुआ तो, अगर ये पारित हो गया तो 2029 में होगा। अगर मेरा सवाल एक और है सर, क्योंकि नगर निगम के चुनाव अभी बिहार में हुए, जिसका मैं साक्षी हूं। मैंने भी कई सारे प्रोग्राम्स किए, मैंने वार्ड के प्रोग्राम्स किए, उसके बाद मैंने कौन बनेगा महापौर का कार्यक्रम कटिहार के लिए किया, नगर निगम कटिहार के लिए किया, वहां पे किया मैंने। तो मैंने देखा, मैंने जो फाइंड आउट किया, क्योंकि मैं भी जब वोट डालने गया तो मेरे लिए भी एक कश्मकश की स्थिति थी कि मैं किसको वोट कर रहा हूं, वार्ड में किसको वोट कर रहा हूं, निगम में किसको वोट कर रहा हूं, मेयर के चुनाव के लिए किसको सेलेक्ट कर रहा हूं, डिप्टी मेयर के लिए चुन रहा हूं। वो थोड़ी डिफिकल्टी दिख रही थी मुझे, और मुझे लगा कि बहुत ऐसे लोग थे, बहुत कंफ्यूजन था। मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोगों ने जिसको चुनने की सोच रखी थी, उसको चुनने की जगह कहीं और बटन दबा दिया। अभिषेक जी, that's what I am trying to say. That's what I am trying to say. हमने छोटा सा एक एग्जांपल मैं वही देना चाह रहा था आपको कि पटना में भी जो चुनाव हुआ, मेयर का, वार्ड काउंसिलर का, सब अलग अलग जो चुनाव एक साथ कराया गया, तो जब हम वोट देने गए वहां पे तो बहुत कंफ्यूजिंग था कि डिप्टी मेयर के लिए किसको दें, मेयर के लिए किसको दें, वार्ड काउंसिलर के लिए किसको दें। कॉन्फ्लिक्ट तो था, क्योंकि पहली बार भी था। हाँ, कंफ्यूजन में आपने बहुत लोगों ने गलत कैंडिडेट को वोट दे दिया होगा। तो यू कैन नॉट मेक एन एक्सपेरिमेंट विद द सिस्टम ऑफ द कंट्री। आप कंट्री के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, ये लॉजिकल नहीं है। ये तो जो कंट्री के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट का सवाल नहीं उठता है। जस्ट टू सैटिस्फाई योर whims and fancies कि आप वन नेशन वन इलेक्शन की तरफदारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो लॉजिकल होगा और सही होगा। वो तो मेरे हिसाब से, अगर मेरी राय, एक डर की आप बात कर रहे हैं, डिप्टी मेयर के चुनाव की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायतों में जहां 5-5 चुनाव, 6-6 चुनाव एक साथ होते हैं। मैं तो ग्राम पंचायत से आता हूं, मैं इस कटिहार नगर निगम का मैं वोटर नहीं हूं, मैं भी एक ग्राम पंचायत का चुनाव वोटर हूं। तो पंचायतों के चुनाव में जहां 6-6 चुनाव बैलेट पेपर सही होता है और वो सब सही लोग जीत के आते हैं, बात सही है। लेकिन जरा सा एक मिनट, लेकिन है क्या कि ये बिहार के अंदर में पार्टी का चुनाव जो नहीं हो रहा है, पार्टी वाइज अगर चुनाव हो, देश के अन्य कई राज्यों में इस प्रकार का होता रहा है। अगर पार्टी वाइज अगर चुनाव हो तो मैं समझता हूँ मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में भी जरा भी किसी को कंफ्लिक्ट नहीं होगा, जरा भी कहीं किसी को परेशानी नहीं होगी। मैं इस पर एक और सवाल करूंगा महतो सर से, रामप्रकाश महतो सर से, कि जैसे जब मैं डिबेट में जाता हूं या सुनता हूं, लोगों से बातें करता हूं, तो एक चीज समझ में आता है कि एक अभी जो विपक्ष में जैसे आप लोग बैठे हैं, तो उसमें डर है कि बीजेपी इस मूड में है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो लोग मैक्सिमम उसको वोट कर देंगे। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नगर निगम के चुनाव का एक एग्जांपल दिया कि बहुत सारे लोग होते हैं कि सोच के रखते हैं कि भाई इसी को देना है वोट, वहां से फिर वो स्विच नहीं कर पाते। तो विपक्षी नेताओं के मन में यह है कि बीजेपी इसमें लीड कर देगी। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बीजेपी को लीड मिल सकती है जब तक बीजेपी है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अगर मैं बात करूं योगी आदित्यनाथ के बाद, वैसा चेहरा बीजेपी नहीं है। बीजेपी में उनके अलावा अगर वो सिचुएशन आती है तो आपके लिए भी तो विन विन सिचुएशन है, तो इस पर क्या आप कहेंगे? मैं तो सर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है अभिषेक जी, आप कहिए। टिपिकल क्वेश्चन है सर, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, ऐसा होगा तब ऐसा वो, मतलब जी नहीं, क्योंकि ये बातें चल रही है। अगर आप जाए, आपके भी जो लोग हैं, आपके भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है, उनका भी ये मानना है कि भाई ऐसा होगा तो बीजेपी लीड करना चाहती है, बीजेपी नहीं चाहती कि दूसरी पार्टी सत्ता में आए, इसलिए ऐसा कर रही है। ये है चर्चा में, इसको आप नकार नहीं सकते। तो उस पर अगर मैं बात करूं कि ठीक है, भाजपा एक समय तक लीड करेगी, जैसे कांग्रेस ने लीड किया, आज 60 साल सत्ता में रही, फिर एक बार बीजेपी आ गई उस पोजीशन में भी। जब वन नेशन वन इलेक्शन नहीं था तब अब बीजेपी आ गई, तो इसमें भी अगर कभी ना कभी तो कांग्रेस को भी मौका मिल सकता है और आप विन-विन सिचुएशन में रह सकते हैं, लंबी दूरी तक जा सकते हैं। इस पर मेरा सवाल है। मैं तो चेंज तो नियम है, प्रकृति का क्योंकि नियम है, अल्टीमेटली तो पब्लिक को वोट करना है ना। चेंज तो आज नहीं कल होना ही होना है, और चैलेंजेस
बने रहने चाहिए। जब तक चेंज नहीं होगा, चैलेंजेस नहीं बने रहेंगे, बिल्कुल। तो मुझसे अगर पूछिएगा पर्सनली, तो मैं ये चाहूंगा कि एवरी 5 years न्यू गवर्नमेंट शुड कम, ताकि चैलेंजेस जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो बनी रहे, पहली चीज। और ये लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं है। जब लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में देखिए भौगोलिक स्थिति देश की पूरी अलग अलग है, सब स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, तो कैसे आप क्लब कर सकते हैं? वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मेरी अभिषेक जी, सर जी बताइए सर, आवाज नहीं आ रही थी बीच में जी। मेरी आवाज जा रही है? अभी आ रही है सर जी, बताइए। मेरी अभिषेक जी, आदित्य बाबू और विभास बाबू सब लोग अपनी बात रख ही रहे हैं। आप वन नेशन वन इलेक्शन पर आइए पहले जी। अभी 11 साल में तो वन लीडर में चल रहा है ना। इनको ये इसलिए चाह रहे हैं कि तानाशाही इनको करने में सुविधा होगी। एक ऐसे भी राज्य में चुनाव की बात करते नहीं है। चुनाव कोई जीते, बाद में सरकार बनेगी बीजेपी की। ये तरीका संघीय गणराज्य को ही तहस नहस कर दिए हैं। तीसरी बात, हम टीचर हैं, तो हम लोग हाफ ईयरली और ईयरली परीक्षा देते हैं। बीच बीच में चुनाव होने से नहीं तो ये 5 साल के लिए तानाशाही हो जाएगा। अपने नीतियों में इनको तो नीति क्या है? जो मोदी कहे वही सही, और कुछ नहीं। है जो लालू का है वही सही। अरे भैया अभी पलटवार कर रहे हैं कि जो लालू कहे वही सही। विभास जी आप ये बताइए, ईमानदारी से कलेजा पर हाथ रख के 2 आदमी देश चला रहा है कि नहीं? कौन मंत्री है? विदेश मंत्री, विदेश इन्हीं को जाना है। रेल मंत्री का झंडा इन्हीं को दिखाना है। कौन मंत्री है? यही 2 आदमी है। अरे देश की बात कीजिए ना। अभी देश की बात कीजिए ना। मैं अब इस मुद्दे पर से हट के थोड़ा सा एक सेकंड अभिषेक जी, एक सेकंड। हम लोग हाफ ईयरली परीक्षा देते थे, हम खुद भी विद्यार्थी थे, प्रोफेसर तो बाद में बने। छमाही में जो विषय कमजोर है हम उस पर विशेष ध्यान देके वार्षिक परीक्षा में सुधारते थे। बीच बीच में चुनाव होने से देश के राजनीतिक तापमान का पता चलता है कि इनकी नीति गलत है। सब चीज को ध्यान में ले जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन भी तो 5 साल के लिए ही होगा ना सर। अरे 5 साल थोड़ी बदलाव, उसमें तो आपके लिए भी सिचुएशन है। 5 साल तो वन वे ट्रैफिक है। अगर आप बीच में अन्याय कीजिएगा, जुल्म कीजिएगा, लोगों को जेल भेजिएगा, बेचने वाले का नाम जानिएगा, हिंदू का माला हेलीकॉप्टर से फहराइएगा, बाकी लोगों को बंद करा दीजिएगा, रोड पर पूजा होगी, रोड पर नमाज नहीं होगा। मेरा एक सवाल अब मैं आप लोगों को सबसे पूछूंगा। एक सवाल सर, एक सवाल मेरा एक सवाल ये है कि सर अगर आप ये कहते हैं तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो चुनाव जीत कर आते हैं, सत्ता में आते हैं, चाहे पक्ष में बैठे कि चाहे विपक्ष में बैठे, वो जनता चुनती है, जनता के लिए चुना जाता है उनको। तो अगर इस तरह की तानाशाही होगी, आप कहते हैं कि अनियमितता होगी, जो जिस तरह के आरोप आपने लगाए, तो अगर वैसा होता है तो जो लोग पक्ष में बैठे हैं और जो उनके गठबंधन में है, आज गठबंधन का यह नतीजा है कि आज इनको पूरा बहुमत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से जो चीजें आपने अभी हाल के दिनों में देखी, जिसकी वजह से मोदी जी को बहुत सारे नियम को अपने हिसाब से चलना पड़ा, उनको गठबंधन के हिसाब से चलना पड़ा, जैसा कि आरोप लग रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आरोप लग रहे थे कि इस तरह की। तो अगर वैसा होता है, सर मैं कंप्लीट कर लूं, अगर वैसा होता है तो जो चुनाव जनता करती है, जिनको चुनाव जनता करके लेके जाती है पार्लियामेंट में, क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता कि उनका साथ छोड़ के फिर उस गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए? तो 5 साल की बात फिर नहीं कहा। अच्छा सुनिए ना अभिषेक जी, ईमानदारी से बोलिए, आप मीडिया के लोग हैं और विभास बाबू विद्वान अधिवक्ता है और आदित्य जी भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, तो पढ़े लिखे आदमी है, कांग्रेस के नेता है। सुनिए, अभी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास देश में चल रहा है क्या? ये जो स्लोगन चुनाव में दिया था देश में चल रहा है? ये तो तानाशाही ना मोदी जी का चल रहा है।
जय श्री राम बोलना पड़ेगा। जय श्री राम माना कि लगता है कि भगवान जो है कहीं पर बोलता है क्या इस तरह से जबरदस्ती? हम लोग हिंदू नहीं है क्या? हम लोग पूजा नहीं करते हैं? लेकिन देश में क्या हो रहा है इसको भी समझिए ना, ये तानाशाही हो रहा है। कहाँ आप किसको लोग बाध्य किया जाता है जय श्री राम बोलने के लिए? अरे भैया क्या बात करते हैं विभास जी, मानिए विभास जी। अजित सर क्या बोलते हैं, मानते हैं इस अरे बात मेरा को तो कि नाम है राम प्रकाश जबरन है। बुलवाया जाता है? विभास जी आपका नाम अजित तो सर, राम नहीं है, जबरन मेरा बुलवाया नाम जाता है है। राम प्रकाश। मेरा तो नाम है राम प्रकाश है। हम सर तो मैं हम पूजा अजित नहीं सर को करते एक क्या? बार बोलूंगा, क्या अजित सर जबरन बुलवाया जाता है, ऐसा है क्या? क्या बात करते हो, दम बुलवाया जाता है? धर्म का इस्तेमाल आपको जबरन बुलवाया गया? देश में आज हमको धर्म का नहीं। इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है राजनीतिक फायदे के लिए, ये शर्मनाक है और लगातार किया जा रहा है। लेकिन इस बार राजनीतिक देखिए, फायदे इन की लोगों बात ने जब बात करते हैं जैसे सर, मैंने कहा, राजनीतिक फायदे जी, अभी ये हिंदू मुस्लिम करते हैं देश में। और अभी देखिए बांग्लादेश में वहां के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनके लिए कांग्रेस मजबूती से उठा रही है आवाज कि उनको बचाइए, उनके लिए स्टेप्स लीजिए। कहां सरकार की तरफ से कोई बयान आ रहा है? कुछ भी बयान कौन नहीं रोका है। है? कहां गया इनका? मोदी मैं जी को अजित कौन? सर, आपने इस टॉपिक को छेड़ा है, अब मैं आप पे आता हूं। मुझे एक बात बताइए, जब ममता बनर्जी ने वेल में पेपर फेंके थे और तब वो चीख के चिल्ला रही थी कि रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से इधर आ रहे हैं, उनको रोका जाए, तब आपकी सरकार थी। तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया? आप कह रहे हैं आज की भाजपा की सरकार ऐसा कर रही है, तब क्यों नहीं रोका गया? तब क्यों नहीं ममता बनर्जी की बात सुनी गई? मैंने बोला ये? आपने कहा ना कि मुसलमान, जैसे आपने कहा ना कि धर्म की राजनीति करती है, तो एक तरह से आप लोग भी तो, कांग्रेस भी तो मुसलमान का पक्ष लेकर धर्म की राजनीति कर रही है ना एक तरह से। नहीं, माइनॉरिटी देखिए, वो आप भाजपा का आरोप लगते रहा है कि तुष्टिकरण करते नहीं। नहीं, ये तो सर रिकॉर्डेड मोड में है कि जब ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट के अंदर वेल में पेपर फेंक दिए थे और ये कहा था कि मेरी बात कोई नहीं सुनता, तो आज ममता बनर्जी अगर माइनॉरिटी की फिक्र करती है और उनको वोट लेके, तो उनकी क्या गलती है? इसमें तो मैं दोनों ही पार्टियों को दोषी मानूंगा, क्योंकि उस समय बीजेपी भी बीच में पार्टी में आई और कांग्रेस भी थी। कांग्रेस बहुत टाइम तक रही और तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन में आपकी सरकार बंगाल में थी, तब आपने कुछ नहीं किया। अभिषेक जी, हम बांग्लादेशी हिंदू भाइयों की बात कर रहे थे, बांग्लादेशी हिंदू बहनों की बात कर रहे थे कि भारतीय आदित्य बाबू, करती है। मैं तो सर थोड़ा सा इनको बोलने दीजिए प्लीज। एक मिनट आदित्य बाबू, एक मिनट। आप देखिए कि हमारा इतना, मतलब विश्व गुरु हमारा प्रधानमंत्री है, यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है, तो कौन रोका है बांग्लादेश के हिंदू को बचाने के लिए? ये एक बार मानता हूं, मेरा पॉइंट ये है कि सर जब आपकी जब सरकार थी, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि जब आपकी सरकार थी, जब आप गठबंधन में थे कांग्रेस के साथ, तब जब आपने वो नहीं उस पर काम नहीं हुआ। आप एक दिन में कह रहे हैं कि 5 साल या 15 साल में आप 60 साल करके आए, तो इनको भी तो टाइम दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। आदित्य सर, आपसे मैं सवाल है जी। हेलो आदित्य सर, हमसे पूछ रहे हैं अभी अभिषेक जी? नहीं आदित्य सर से मैं सवाल कर रहा हूँ जी आदित्य सर। तो अगर देश में रोहिंग्या अगर हैं, बांग्लादेशी मुसलमान अगर हैं, तो किसने रोक रखा है भारतीय जनता पार्टी को? गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास है, हर जगह। किसी ने रोका तो नहीं है कि आप उन्हें बाहर कीजिए। क्यों नहीं? सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप रोहिंग्या मुसलमानों की बात करेंगे, लेकिन सही तरीके से उन्हें बाहर नहीं करेंगे, ठीक है? और दूसरा, जब मौका मिलता है, जब मौका आ जाया है, हमारे हिंदू भाइयों को जरूरत है बांग्लादेश में, उन्हें मदद की वो गुहार लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं आज हम कांग्रेस जो है जोर शोर से उन्हें दिलीप जी का घर बचाने के लिए, उनकी मदद के लिए आवाज उठा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहाँ कुछ कर रही है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने, जैसे महतो साहब ने कैसे कहा कि हम यूक्रेन का प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने रुकवा दिया। चाहिए भाई, किसने रोका है? बांग्लादेश। थोड़ा म्यूट कर लेंगे प्लीज, थोड़ा म्यूट कर लेंगे। अब इसे बात करते, तुमको बोले तो नहर के उस पार है। जी बोलिए आदित्य सर जी।
हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी को जो सरकार केंद्र में है उसे किसने रोका है? आगे बढ़िए ना, हमारे हिंदू भाइयों को जरूरत है बांग्लादेश में, आज वो मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप मदद कर रहे हैं? देश में तो आप हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं, एक है तो सेफ है बहुत कहते हैं, लेकिन जब जरूरत है, आज हिंदुओं को जब जरूरत है बांग्लादेश में, तो कहाँ चले गए नरेंद्र मोदी जी? कहाँ है भाजपा की सरकार? कहाँ है गृह मंत्री जी? कहाँ है योगी आदित्यनाथ जो हिंदू का विवाद सर इन सवालों के जवाब तो आपसे बेहतर कोई दे नहीं सकता। मैं बहुत साफ कर देना चाहता हूँ जी जी। स्किन का बैग लगा करके प्रियंका जी पार्लियामेंट में जब घुसती हैं तो उसके काउंटर में बांग्लादेश की हिंदुओं की याद आई, क्योंकि हिंदू वोट भी इनको लेना है, हिंदू वोट के बिना तो इनका काम चलने वाला नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल मोदी जी का, भारत की सरकार का बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, कभी भी कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जितने भी INDIA के जितने भी दल हैं, कभी किसी हिंदुओं के समर्थन में इन्होंने कोई बयान दिया? आज तक कोई बयान दिया? कहीं लालू जी का बयान दिखा दीजिए, कहीं राहुल जी का बयान दिखा दीजिए, कहीं बिहार के 75 सालों में देश को यहाँ तक हम लेके आए हैं, पिछले 75 सालों में देश को हम यहाँ पे लेके आए हैं, देश को एक सूत्र में पिरो रहे। वक्त का इंतजार करिए आदित्य बाबू, वह समय अगर आवेगा तो वह समय भी आपको देखने को मिलेगा। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं, मोदी जी को भी जानता हूं और भारत की सरकार को जानता हूं और दृढ़ संकल्पित व्यक्ति को जानता हूं, योगी जी को भी जानता हूं, आप सब लोग भी जानते होंगे। और जहां तक मैं समझता हूं, अगर आवश्यकता पड़ी तो हिंदू बांग्लादेश भी बनेगा और मुस्लिम बांग्लादेश भी बनेगा, बनना पड़ेगा। हिंदुओं को तंग करने से बांग्लादेश को यूनुस सरकार को चैन नहीं लेने देंगे, इतना तय है, ये जान लीजिए। वक्त तो आने दीजिए, आप थोड़ा सा बिल्कुल सही कर रहे हैं। आदित्य सर विज्ञापन की सरकार को सभी लोग जानते हैं, विज्ञापन की सरकार को सभी लोग जानते हैं। और 1971 में जो हमने पाकिस्तान को हराया, 1971 का विजय जो है, आज जिस तरह से वो तस्वीर को हटाई गई, ये इसका कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? बताइए। आज जो हमारे सैनिक जो अपनी शहीद हो गए, बलिदान जो दिए देश के लिए, आप उनकी बेइज्जती किया आपने, देश के सैनिकों की, देश की आर्मी का बेइज्जती भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जब जरूरत है, आज जब जरूरत है तो आज कीजिए, कल क्या होगा? जब कल होगा तो हम देखेंगे इसको। लेकिन आज हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में रो रहे हैं, आज हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें मदद करने के लिए भारत सरकार आगे नहीं आ रही है। दुर्भाग्य। चलिए मैं इस टॉपिक से अब एक दूसरे जी विवाद सर जी 10 सेकंड। मैं जहां तक आदित्य बाबू को बताना चाहता हूं, 1971 में भारत की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया। इंदिरा जी का सम्मान मैं भी करता हूं और उस समय हमारे नेता अटल जी ने भी किया था और बिल्कुल कहा था कि हम भारत की सरकार इंदिरा जी के साथ है। लेकिन 71 युद्ध के बाद 95,000 90,000 सैनिकों को हम सरेंडर करा दिए, लेकिन 55 सैनिक जो पाकिस्तान की जेलों में बंद थे उनको नहीं ला सके। क्यों नहीं ला सके? देखिए कहां थी इंदिरा गांधी का वो मोरल? क्यों नहीं हम 1-2 किलोमीटर जो सिखों का एक तीर्थस्थल था उसको नहीं ले पाए? कहीं कुछ तो ले पाते। 75,000 लोगों को, 95,000 लोगों को हमने छोड़ दिया, खिलाया। कहीं ना कहीं तो सर सभी, मुझे जो डिबेट से समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं लूप होल तो सभी में है, चाहे कांग्रेस को ले लीजिए, चाहे भाजपा गठबंधन को ले लीजिए। लेकिन मेरा एक सवाल है जो बिहार की राजनीति को लेकर है, कि बिहार की राजनीति में वन नेशन वन इलेक्शन तो चलिए एक तो टॉपिक है ही, लेकिन जो माहौल बन रहा है, चाहे भाजपा के दृष्टिकोण से देख लें, चाहे जदयू आरजेडी INC इंडी गठबंधन के दृष्टिकोण से देख लें, क्या लग रहा है कि बिहार में कोई तीसरी सरकार, तीसरे मोर्चे बनने की तैयारी चल रही है? महतो सर चलते बैठो ना जल्दी फटाफट, बिजी है वो। चल महतो सर आपसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि अभी बिहार में जो सिचुएशन है, जो हाल है, क्या वहां इसमें बिहार में तीसरे मोर्चे बनने की संभावना दिख रही है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आरजेडी और कांग्रेस की भी बातें जो है मेल नहीं खा रही है।
अखिलेश बाबू कुछ कह रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम उनको जानते नहीं हैं। अजित सर, आप इस पे क्या बोलेंगे? महतो सर का कनेक्शन थोड़ा लूज चल रहा लग रहा है, इंटरनेट कुछ वीक है वहां पे लग रहा है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। हमारा गठबंधन मजबूत है, हम कल भी मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं और मजबूती से 2025 का चुनाव लड़के भारतीय जनता लेकिन पार्टी। सर, अंदर खाने बातें चल रही है कि कांग्रेस जो है 70 सीटों से नीचे नहीं मानेगी और आरजेडी तो 40 से नीचे, 40 से ऊपर देने के मूड में यहां तक है नहीं, यहां तक है कि 30 से ज्यादा नहीं देंगे सीटें। और क्यों कांग्रेस आरजेडी का सहारा लेके बिहार में चल रही है? क्यों नहीं स्टैंड अलोन अपना एक आइडेंटिटी बनाए? क्योंकि कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं कि भाई आरजेडी, कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए। किसने कहा आपको? इनपुट है सर हमारे पास, वो इसी बात पे तो सर मीडिया तो इसी के लिए होती है ना सर। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसने कहा आपको? देखिए, ये सब चीजें जो है ना, ये जब गठबंधन होता है जी, गठबंधन जब होता है तो ये सब चीजें आती हैं, इससे कोई बात नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि हम कल भी मजबूत थे। राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हम तीनों का गठबंधन अटूट है और मजबूती से 2025 का चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को पराजित करेंगे। क्योंकि आज जो बिहार की स्थिति है, बिहार में आप एक प्रॉब्लम देखने जाइएगा तो आपको 10 दिखेगा। पिछले 19 वर्षों का जो मिसरूल हुआ है बिहार में, नीतीश कुमार जी ने बिहार को जो गर्त में डाला है, वो उससे बिहार के लोग अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और आने वाला 2025 का चुनाव जो है वो निश्चित तौर पे हमारी सरकार को लेकर के आएगा। आप देखिए किस तरह से सर की प्रतिक्रिया ले ले सर थोड़ा। हाँ बिल्कुल लीजिए। अभिषेक जी, सर अभिषेक जी, अभी प्री मैच्योर्ड बातचीत आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मैंने हाइपोथेटिकल प्रश्न आपका है। ये तो देहात में एगो कहावत है ना, हसुआ के शादी में पसनी का गीत गा रहे हैं आप। कोई टेंशन नहीं है। ये सब बीजेपी और बीजेपी के जो प्रो बीजेपी मीडिया है ना, ये जब गठबंधन की बात आती है तो तेजस्वी यादव कहते हैं हम अखिलेश यादव को पहचानते नहीं है। अखिलेश यादव तो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है। ये सब कहीं कुछ नहीं है, ध्यान पर दीजिए। ये सब बीजेपी का प्रो मीडिया, जो आपका जो बीजेपी प्रो मीडिया है ना, उसी के दिमाग का उपज है। हम लोग एकजुट हैं, इनको पटक के रहेंगे। कांग्रेस तो परजीवी पार्टी है, वो तो बगैर किसी के सहारे का कहीं से चुनाव लड़ ही नहीं सकती है। जहां तक आरजेडी का सवाल है, इनका भी टाटा फिश है। इनके नेता पांच केस में सजाता है। सर मेरा एक सवाल आपसे भी है कि फिर जदयू की स्थिति क्यों नहीं अच्छी है? जदयू के लोग भी तो देख रहे हैं कि डवाडोल हो रहा है सिचुएशन। कभी जदयू के अंदर भीतरघात हो जाता है, कभी भाजपा के साथ फूट दिखती है। अभी भी इंटरव्यू चल ही रहा है, लेकिन हम ये के चले आए। छोड़ दीजिए, जदयू की बात मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, मेरा जो सवाल था, क्या प्रशांत किशोर, अब एक जो आखिरी सवाल मैं आप लोगों से ले रहा हूँ, क्या प्रशांत किशोर जो है आप लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं? जो स्थिति अभी उपचुनाव में आए, जो रिजल्ट्स आए, क्या भाजपा के लिए मुसीबत बन रहे हैं या इंडी गठबंधन के लिए मुसीबत बन रहे हैं? एक तीसरे मोर्चे बनने की तैयारी हो रही है। बिहार में एक अलग ही बयार चल पड़ी है बदलाव की। अभी तो उपचुनाव में वो लड़े ही थे। अभी जो उपचुनाव, देखिए सर, 10% वोट आना भी एक मायने रखती है। ठीक है, मायने रखती है ये बात कि 10% वोट ले आए उतने कम समय में, जब उनको समय नहीं मिला। प्रशांत किशोर को मेरी शुभकामना है। प्रशांत किशोर जी अच्छे इंसान है, मेरी शुभकामना है। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होगी, एक नया दल उभरेगा। क्योंकि यहाँ सेकंड लाइन कांग्रेस कमजोर होगी, नया दल उभरेगा। आदित्य सर, हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस कमजोर क्यों हो रही है बिहार में? अब ये सवाल है, कमजोर क्यों हो रही है कांग्रेस बिहार में? क्यों आरजेडी की बैसाखी लेके चलना पड़ रहा है इनको, आपको? भारतीय जनता पार्टी का डर जो है ना, देखिए सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि बार बार ये हम पर ही प्रहार करने का प्रयास करते हैं। तो प्रहार किस पर किया जाता है जिससे उन्हें डर होता है, पहली चीज। ठीक है। दूसरा, प्रशांत किशोर जी ने अभी उपचुनाव लड़ा, 10% वोट भी आया उन्हें। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये अभी चुनाव हुआ, ये थोड़ा उपचुनाव डिफरेंट था। और स्थानीय मुद्दे जो होते हैं,
और जिस तरह से कैंडिडेट का चयन हुआ, थोड़ा उसमें आगे पीछे होने के कारण ये जीत हार का सिलसिला जो है वो कायम हुआ। लेकिन अगर मुझे पर्सनली पूछिएगा, जैसे प्रशांत किशोर जी को जितना मैंने जाना है, देखा है और पिछले कुछ सालों से उन्हें देखा है, तो उनको ओवर हाइप किया गया है। ओवर हाइप इसलिए किया गया है कि आप याद कीजिए सर, मैंने मान लिया कि ओवर हाइप किया गया। मेरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस 70 सीट से नीचे अगर उनको दिया जाता, और क्यों आरजेडी दे? गठबंधन में आप तो नेशनल पार्टी है, आरजेडी कहीं ना कहीं पार्टी नेशनल वो भी है, लेकिन जो होल्ड आपने 60 साल में बनाया, वो होल्ड बाद में आके बिहार में क्यों खत्म हो जाती है चीजें? फिर आप झारखंड की भी स्थिति देखिए, वहां भी आपकी होल्ड कमजोर हो रही है। तो मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस को क्यों 70 सीट मांगनी पड़ रही है? कहां मांग रहे हैं हम? ऐसा कोई बात नहीं है, ये मीडिया द्वारा बनाया हुआ चीज है। अभी इंतजार कीजिए, अभी चुनाव में 1 वर्ष है और जब चुनाव आएगा तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस कितने सीट पे लड़ी है। आप निश्चिंत रहें, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी मैं आपसे पूछ लेता हूं, 70 सीट से नीचे कांग्रेस मानेगी? 70 सीट से नीचे कांग्रेस मानेगी, हाँ या ना? ये नीचे या ज्यादा का तो प्रश्न ही नहीं होता है। नीचे या ज्यादा, नीचे कम या ज्यादा का तो प्रश्न ही नहीं होता है। और अभी इस चीज की चर्चा हम क्यों करें? अभी कोई इलेक्शन चर्चा, आदित्य बाबू, विभाग जी से पूछिए ना, वो क्या करेंगे बरारी में? डबल इंजन में बरारी में दम हमारा जो करेगा करेंगे, उसकी चिंता आप छोड़िए। लेकिन आप बताइए ना कि 70 सीट से कम पर राजी होइए। देखिए, हमें बता रहा हूं, हम तो पहले ही कहा 2000 अभिषेक जी 2005 से जनता दल यूनाइटेड के कंधे पे चढ़कर भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव लड़ती जा रही है। तो इनका अपना धरातल पे बेस कहाँ है? इन्हें वोट कहाँ है? ये तो नीतीश कुमार के कंधों पर चढ़कर लड़ते आए हैं। और नीतीश कुमार जी ने, सर ये तो वक्त बताएगा, वक्त बता देगा, वैसी चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी का अपना वजूद है, अपना वोट बैंक है, अपना वोट है, और हमारे वोट पर नीतीश बाबू भी। मेरा आखिरी सवाल महतो सर से होगा। मेरा आखिरी सवाल महतो सर से होगा कि कह रहे हैं, आदित्य सर कह रहे हैं कि भाजपा जो है जदयू के कंधे पर रख के बिहार में लीड करती है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप अपने कंधों पर कांग्रेस को बैठने देंगे? क्योंकि जब चुनाव हुए तो वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए तो कांग्रेस को वोट ज्यादा है, और इनका जो प्रदर्शन संसदीय चुनाव में रहा वो बेहतर रहा। तेजस्वी यादव की बात अगर करें 2020 के चुनाव में ले लीजिए, क्योंकि मैं ग्राउंड पे खुद था, तो मैंने देखा तेजस्वी यादव के चुनाव में रैलियों में भीड़ होती थी, कन्वर्जन नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो उनका जो सपना मुख्यमंत्री बनने का था वो भी रह गया। तो क्या इस बार आरजेडी अपने मनमाने हिसाब से चलेगी या कांग्रेस का दबाव रहेगा उन पर? देखिए अभिषेक जी, सर हम बोले? हाँ बोलिए सर, आप ही से बोल रहे सर। अभी विभास बाबू बोल रहे थे वक्त बताएगा, तो थोड़ा इंतजार कीजिए ना। अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? हम लोगों में कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का। इतना दिन से पार्टी चल रही है, किसके नाम पर चुनाव लड़ेंगे? कोई पगड़ी वाला आप बता दीजिए, पगड़ी खोल देता है। आप बता दीजिए आपके गठबंधन से चेहरा कौन होगा? हमारा चेहरा साफ है, तेजस्वी यादव। हमारा चेहरा साफ है और कहीं साफ नहीं है। तेजस्वी यादव चेहरा पे जी का अवसर हो गया, मेरा चेहरा साफ है। भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए। आप ये बताइए, तेजस्वी यादव के चेहरे पर आप ओके हैं? मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव के आप ऊपर ओके हैं? देखिए रामप्रकाश महतो जी एकदम जोर से बोल। आपने कभी कांग्रेस का इनकार सुना है कि तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर हमने मना किया है? कभी इनकार कहीं सुना? चलिए, तो आप एक्सेप्ट करते हैं तेजस्वी यादव के ऊपर आप ओके हैं? जब कभी आपने इनकार ही नहीं सुना तो ये प्रश्न कहां से आया? मैं ये जानना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो बिहार में कोई लीडर नहीं है, तो नीतीश जी के कंधों पर रख करके चुनाव लड़ते हैं। हमारे पास और देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने
खंजर भोंका नीतीश कुमार जी के पीठ में, जो जिस नीतीश कुमार जी के कारण 2005 से ये सत्ता सुख ले रहे हैं, चिराग पासवान को इस्तेमाल करके इन्होंने जनता दल यूनाइटेड की सीटों को कम कराने का काम किया। ये सर्वविदित है, ये कोई नई बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कि चिराग पासवान किसके कहने पर नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़े और जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो गई। तो आने वाला समय अब इनका पटाक्षेप होने वाला है। 19 वर्षों का मिसरूल जो रहा, बिहार में जिस तरह से छात्र बदहाल हैं, औद्योगिकरण नहीं है, ट्रेनें भर भर के पलायन हो रही है, अपराध चरम सीमा पे है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रोज मारे जा रहे हैं, हमारी बहनें सेफ नहीं है, उनका बलात्कार हो रहा है, चेन स्नैचिंग अपराध अलग अलग तरीके के लगातार ऑन राइज हैं। तो किस बेसिस पे ये वोट मांगने के लिए जाएंगे? किस बेसिस पे? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आपने पलायन खत्म कर दिया? क्या आप औद्योगिकरण कर दिए बिहार का? क्या आपने छात्रों को रोजगार दे दिया? क्या आपने स्टेट को क्राइम फ्री कर दिया? सिर्फ सड़कों का निर्माण जो है वो एक पैमाना नहीं होता है विकास का, वो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होता है अभिषेक जी। वो कोई भी गवर्नमेंट आएगा अभी तो वो डेवलपमेंट जो है, सड़क और पुल जो है, पुलियों का निर्माण होता रहेगा। चलिए, हम लोग समय से थोड़ा ज्यादा ही निकल गए आगे, क्योंकि डिबेट बहुत लंबी हो गई। हमने दो सवाल आपसे ले लिए आप लोगों से, तो इस डिबेट को मतलब अंतिम रूप देते हुए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि जो अमूमन जो बातें हुई बिहार को लेकर या नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी बातें छिड़ी हैं। देखना यह होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है, कितना इफेक्टिव होता है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी। रही बात बिहार को लेकर कि बिहार में किस तरह की बयार चल रही है, तो ये तो जनता का मूड ही तय करेगा कि 2025 के चुनाव में क्या होने वाला। लेकिन 2025 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया में बातें आती है कांग्रेस और कांग्रेस की गठबंधन को लेकर या भाजपा के जो गठबंधन उनको लेकर, बहुत सारी बातें अभी ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे हैं। पर्दे के सामने आने का वक्त कीजिए, इंतजार कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत उतार चढ़ाव दोनों पार्टियों में देखने को मिलेंगे, दोनों ही गठबंधन में देखने को मिलेंगे। और जैसी बात हो रही है कि चिराग पासवान भी एक अहम रोल निभा सकते हैं। बहरहाल मैं इस डिबेट को यही विराम देता हूं। आप सभी हमारे जो हमारे मेहमान थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के भाजपा, चलिए धन्यवाद। चिराग को भाजपा फिर इस्तेमाल करेगी और प्रशांत किशोर के साथ टैग करेगी। देखिए वो तो वक्त बताएगा सर, वो तो वक्त बताएगा। इस पे मैं ज्यादा अभी अब नहीं लीड ले सकता, क्योंकि टाइम से हम लोग अबव चल रहे हैं। बहरहाल मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के इस प्रश्न पत्र के डिबेट में आने का हमें मौका दिया। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए, और फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार। मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।